अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 15 दिवसीय धम्मलिपि शिक्षण एवं बौद्ध कार्यशाला में भाग लेने वाले केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएँ, संस्थान के छात्र छात्राएँ के साथ साथ इस प्रोग्राम में उपस्थित इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामनंदन सिंह जी, विभागाध्यक्ष बौद्ध दर्शन एवं पाली विभाग, प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल जी, डॉक्टर वेदव्यास जी, डॉक्टर जयवंत खंडाली जी, संस्थान के बौद्ध एवं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका गढ़पाल जी की रही है। इन्हीं के प्रेरणा से संस्थान पहली बार इस कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। सबसे पहले हम आपका आभार एवं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि बौद्ध धर्म एवं संस्कृति के जो भी ब्राह्मी लिपि में जो पुरातत्व जो लिखे हुए और वो हैं विभिन्न शिलाओं में, लोगों को, आम जन को इसकी जानकारी दी जाए। आपका ये भी प्रयास था कि हम लोग जो बौद्ध तीर्थ स्थलों पे जो गाइड हैं उनको भी जोड़ा जाए, लेकिन ये हमारा पहला प्रयास था। हम आगे से इनको भी जोड़ा जाएगा। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आपका इसी तरह से संस्थान को सहयोग बना रहे और जितना हम लोग सहयोग हो सकेगा हम करेंगे हर तरह से। रही बात ये 15 दिवसीय कार्यशाला में ऑनलाइन भी लोग जुड़ेंगे। ऑनलाइन नालंदा विश्वविद्यालय से, त्रिपुरा से प्रोफेसर अवधेश कुमार चौबे सर आप लोग परिचित भी होंगे, वो भी ऑनलाइन जुड़ेंगे या 14-15 को हो सकता है आएंगे। तो इससे हमारे छात्र छात्राओं, संस्थान के भी छात्र छात्राओं को भी लाभ होगा और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि आज इनागुरल सेक्शन है। 7 तारीख से हम लोगों का रेगुलर क्लास चलेगा बौद्ध धर्म के विभिन्न विद्वानों के द्वारा। अब हम निवेदन करेंगे इस विषय पर विस्तृत रूप से गढ़पाल जी से इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे हम अध्यक्षता कराएंगे तो बाद में करवाएंगे। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के द्वारा धम्मलिपि ब्राह्मी के प्रशिक्षण को लेकर एक अभिनव प्रयास यहाँ किया जा रहा है और इसी तारतम्य में प्रथम प्रयास के रूप में यह कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है। हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थित बौद्ध दर्शन तथा पाली विद्या शाखा में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान किया गया है कि एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी उसमें होना चाहिए 6 क्रेडिट का। तो हमने आदरणीय सर से निवेदन किया था कि इस तरह का एक यहाँ वर्कशॉप हो जाएगा, तो हमारे जो अध्येतागण हैं उनको इससे लाभ होगा। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धम्मलिपि ब्राह्मी लिपि जो है इसके शिक्षण, प्रशिक्षण और उसके अनुसंधान के ऊपर इस समय हमारे देश में बहुत कम काम हो रहे हैं। तो इस दिशा में भी कुछ नए काम हम मिलकर कर सकते हैं। हमारी यह इच्छा थी, जैसे कि सर ने अभी आपके सामने उपस्थापित किया, बताया कि जो उत्तर प्रदेश के पंजीकृत गाइड्स हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाए, वो धम्मलिपि को अच्छी तरह से जाने और जो हमारे देश के या विदेश से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको ठीक तरह से समझकर, सीखकर सही जानकारियाँ वो उपलब्ध कराए। तो उस दिशा में भी हमें आगे आने वाले समय में कार्य करना है।
और दूसरी बात है कि पुरातत्व के विषय में हमारे उत्तर प्रदेश में विशेषतः, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बौद्ध तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल है, किंतु पर्यटन की सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत ही मूल्यवान जो है सामग्रियाँ नष्ट हो जाती है। हमने देखा है, समझा है कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो लेख थे या महत्वपूर्ण सामग्री थी, तो लोगों ने जो है उठाकर अपने घर में ले गए, जो पत्थरों को, शिलाओं को, और किसी ने अपने बाथरूम में टाइल्स की तरह यूज़ कर दिया, किसी ने छत बना दिया। मतलब बहुत ही बेरहमी से उन मूल्यवान सामग्रियों का जो है यूज़ किया हो। तो इस तरह की एक जागृति समाज में जाना चाहिए कि ये जो मूल्यवान वस्तुएं सामग्रियां है उनको सहेज कर रखने की आवश्यकता है। तो यह न केवल बुद्धिज़्म से रिलेटेड, बल्कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जैनिज़्म को लेकर, हिंदुइज़्म को लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त होती है। तो उन सबको सहेज कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमारे इतिहास को जानने के मौलिक स्रोत है। तो यही हमारे मन में भावना थी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को और जो है पुरातत्व को मिलाकर एक संगोष्ठी या एक कार्यशाला एक आयोजित की जाए, जिसमें कि दोनों के ऊपर चर्चा परिचर्चा हो। विशेषतः जो यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं उन लोगों के लिए उनके सामने मैं न केवल बात रखना चाहता हूँ, बल्कि मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि आप जो है ये धम्म लिपि को अच्छी तरह सीखिए। क्योंकि इसके पहले होता ये आया है कि जब कभी कोई पुरातात्विक सामग्री मिलती, कोई सील मिलती, सीलिंग्स मिलती है, कोई शिलालेख मिलता है, या इस तरह की कोई भी सामग्री मिलती है, तो उसको वो धम्म लिपि जो ब्राह्मी है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले पुरातत्व विभाग को संपर्क किया जाता है। पुरातत्व विभाग में जब वो सामग्री जाती है तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए कई बार 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है। लंबी प्रक्रिया में जो है वो बहुत ही मूल्यवान चीज़ें भी प्रकाश में नहीं आ पाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि धम्म लिपि को सीखेंगे, ब्राह्मी को सीखेंगे, तो वो तुरंत ही कोई बात अगर इस तरह से कोई सामग्री प्रकाश में आती है, तुरंत जाकर उसको वो पढ़ सकते हैं। और पढ़कर, चूँकि आप लोग पाली भाषा को, साहित्य को भी पढ़ रहे हैं, तो पाली का थोड़ा सा ग्रामर यदि आप सीख जाएंगे तो आपने उसको ब्राह्मी को देवनागरी लिपि में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलिटरेट कर दिया, उसके बाद उसमें क्या लिखा है तो उसका अनुवाद करके भी आप सामने रख सकते हैं। इस तरह से जो पाली के जो विद्यार्थी है वो न केवल पाली भाषा और साहित्य का अध्ययन करेंगे, अपितु इस तरह से भी उनके अंदर एक कौशल का निर्माण होगा, कौशल विकास होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि न केवल ब्राह्मी और रोमन स्क्रिप्ट ही आप सीखें, बल्कि आने वाले समय में सिहली लिपि, थाई लिपि, बर्मी लिपि, इन लिपियों को भी आप सीखें और आगे जाकर इस दिशा में अपना कैरियर आप बनाएं। क्योंकि श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट इस समय है, हजारों लाखों की संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट है। उन मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करने वाला उनके देशों में भी रुचि दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो एक ऐसा जो हमारा ये जो जनरेशन है इस समय का, ये उन लिपियों को सीखकर विदेशी मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर यहाँ आकर एडिट कर सकते हैं, और एक बड़ा क्षेत्र जो है आपका कैरियर का भी क्षेत्र उसमें खुलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी एक दिशा मिल जाएगी अभी से, तो आप आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि लिपियों के क्षेत्र में आपको काम करना ही है, क्योंकि लिपियों का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें आपको सीखना है, सीखकर फिर इसको आप जो है कॉम्पिटिशनल वे में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इनके फ़ॉन्ट्स बना सकते हैं, ब्राह्मी के फ़ॉन्ट्स बना सकते हैं, या ऑनलाइन टूल्स बन सकते हैं जिसको कि आप सीधे ही देवनागरी में, रोमन में या अन्य लिपियों में ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक बड़ा काम यह है कि आप पाली भाषा को जो है स्पोकन वे में लेकर आपको आने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कोई भी भाषा जब समाज में बोली जाती है तो उसका तेज़ी से प्रचार प्रसार होता है। ऐसे ही
यदि उस भाषा में साहित्य का सर्जन होना शुरू हो जाता है, साहित्य लिखा जाने लगता है, तो फिर वो भाषा का तेजी से प्रचार प्रसार होने लगता है। तो इस दिशा में भी आने वाले समय में आप लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। कार्य मीन्स आप सर तो सारा आप जो है यहाँ के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो पूरा आपको सपोर्ट करेंगे कि पाली भाषा का व्याकरण का और साहित्य का यहाँ वर्कशॉप हो, शिक्षण प्रशिक्षण हो और आप अपनी स्किल को अच्छी तरह से डेवलप करें। क्योंकि केवल पढ़ने मात्र से नहीं होगा, आपके अंदर स्किल आना चाहिए उसकी। यदि स्किल आएगी तो उससे आपको करियर में बहुत मदद मिलेगी। करियर में मदद इस दृष्टि से मिलेगी क्योंकि इस समय पाली भाषा को और धम्म जो बुद्धिज्म को लेकर बहुत कम संस्थाएं काम कर रही है और इसमें सरकारी तौर पर हम देखें तो नौकरी के अवसर भी बहुत कम है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हम विचार करेंगे तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में बुद्धिज्म तो है, लेकिन वो बुद्धिज्म मोनेस्टिक बुद्धिज्म है, मोनेस्ट्रीज में ज़्यादा है। जो आम पब्लिक है वहाँ पर भी वो पूरा ऐसा पाली या हर चीज़ जानते होंगे ऐसा नहीं है। हमारे देश में जिस तरह से जो विहार होते हैं, मोनेस्ट्रीज होती है, वहाँ पर भंती जी तो अच्छी तरह से जानते हैं धम्म को, भाषा को, साहित्य को, लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती। तो आम पब्लिक को सिखाने के लिए अच्छे जो है प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। तो अच्छे प्रशिक्षक कहाँ से निकलेंगे? आप ही लोगों में से निकलेंगे। आप न केवल सीखिए बल्कि उसको जो है स्किल्ड बनिए उसमें, भाषा में। आप उसका व्याकरण अच्छी तरह से सीखेंगे तो आने वाले समय में भारत में तो कम लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों को ज़्यादा जो है तरजीह दी जाएगी। आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर, आप वहाँ जाएंगे विदेशों में, वहाँ लेक्चर देंगे, वहाँ आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ आपको वहाँ के विश्वविद्यालयों में आपको अच्छी नौकरियां मिलेगी। तो इस तरह से जो है बहुत स्कोप है इस क्षेत्र में भी। और कोई भी जो है विषय छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो उसको स्किल यदि आपके पास में है तो हर एक विषय बड़ा है। तो ऐसे ही जो है निरंतर ये हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन एवं पाली विद्या शाखा के द्वारा, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के द्वारा इस तरह से मिलजुल कर पारस्परिक बहुत सारे इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जाएंगे विद्यार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए। आप लोगों को भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और अपनी स्किल को डेवलप करते रहना है निरंतरता के साथ में। और बातें तो बहुत सारी है, धीरे धीरे हम आपके बीच में समय समय पर आते रहेंगे और अपने आइडियाज़ भी आप लोगों में शेयर करते रहेंगे। तो आज का जो है ये कार्यक्रम है बहुत ही संक्षिप्त है और मैं ज़्यादा समय न लेकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। विशेषतः इस संस्था के द्वारा इतना महनीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूँ। मेरी संस्था की ओर से भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यह आशा और विश्वास प्रकट करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम निरंतरता से चलाए जाएंगे और आपका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं वचनों के साथ में मैं विराम लेता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया कि ब्राह्मी लिपि और उसका पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ पाली शिक्षा का विकास राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे किया जाए और बौद्ध एवं जैन से भी ब्राह्मी लिपि को जोड़े हैं। ब्राह्मी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ब्राह्मी एवं सुंदरी से जोड़ा जाता है कि ब्राह्मी लिपि का विकास वहीं से हुआ। अब हम आप बोले हाँ सबसे बड़ा हाँ, वेदव्यास जी को दीजिए। बोलिए 5 मिनट बोलिए। अनुरोध करेंगे डॉक्टर वेदव्यास जी से कि इस विषय पे प्रकाश डालें। नमो बुद्धाय। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर द्वारा आयोजित शिक्षण एवं बौद्ध अध्ययन कार्यशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यह कार्यशाला पाली विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमारे 2 पूर्व वक्ता ने अपनी बात को रखी है और ये बतलाया है कि जो ब्राह्मी लिपि है उसमें
कितनी ज्ञान संपदा भरी पड़ी हुई है। पाली के जो मूल ग्रंथ हैं इन लिपियों में पड़ा हुआ है, उसको जानना कितना आवश्यक है। तो हम अपनी बात को ज़्यादा न बोलते हुए मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यशाला से निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। अब हम निवेदन करेंगे संस्थान के माननीय सदस्य श्री द्रविड़ जी से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो शिक्षण एवं बौद्ध अध्ययन कार्यशाला आयोजित की गई है, इसके लिए मैं संस्थान को और केंद्रीय विश्वविद्यालय को दोनों को हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, शिक्षा किसी भी भाषा खैर किसी अभिव्यक्ति का माध्यम है। आप बात करते हैं उसको वैज्ञानिक तथ्यों से, वैज्ञानिक व्याकरण युक्त से उसको भाषा बोलते हैं। होता है भाषा 3 प्रकार हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना। अगर उसको आम बोलचाल में आ गई, महत्वपूर्ण वही है। उसके बाद लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा, बोलना आवश्यक है। नंबर 1 बात, जब इस जन सामान्य भाषा कब बन पाएगी? जब बोलेंगे, जब आप बोलेंगे। लेकिन इसके लिए जब आप उसके लिए बोलेंगे तो कैसे होगा? जन सामान्य भाषा कैसे? आप लोगों द्वारा बनेंगी, क्योंकि आप लोग भविष्य हैं, आप लोग मार्गदर्शक हैं। आप लोग जो मार्गदर्शन देंगे, आप लोग पढ़ेंगे और जन सामान्य में उसको प्रचारित करेंगे। और जो अभी प्रोफेसर आप कह रहे थे कि रोजगार कोई भाषा नहीं करती। रोजगार अब जापान में है, वहाँ अंग्रेजी नहीं चलती, वहाँ जापानी भाषा चलती है। चीन में अंग्रेजी नहीं चलती, चीनी भाषा चलती है। वैसे रोजगार तो आपने खुद उत्पन्न किया जाता है ना। आप जब लोग यहाँ जिस भाषा में बोलना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक रोजगार शुरू हो जाएगा। उसके लिए कोई समस्या नहीं है, रोजगार की कोई समस्या है ही नहीं। आपको बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यही व्यवस्था होगी सब। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी से, हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय परम आदरणीय संस्थान के सदस्य माननीय श्री द्रविड़ जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर्स, विभागाध्यक्ष जी गोपाल साहब, निदेशक संस्थान डॉक्टर राकेश सिंह, हमारे विद्यार्थी मित्रों, साथियों, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है प्रोफेसर गोपाल जी के सहयोग से। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो भी मूल लिपियां हैं, चाहे ब्राह्मी हो या खरोष्ठी हो या पाली हो, तो जो भी इसमें लिखा गया है उसको पढ़ने के लिए लिपियों की जानकारी जरूरी है। और सही जानकारी क्या लिखा गया जब आपको पता होगा, तभी आप जान पाएंगे। कि निश्चित ही जो ट्रांसलेट करता है उसके अपने विचार जरूर आ जाते हैं। किसी भी कोई भी पुस्तक जब लिखी जाती है तो वो ट्रांसलेटर जो है उसका प्रभाव जरूर आ जाता है। तो सही बात क्या लिखी है, इसको पढ़ने के लिए आपको मौलिक भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ तो ये बुद्धिज़्म का स्कूल है, तो पाली की आप जानकारी आप लोग प्राप्त कर ही रहे हैं। और अशोक के अभिलेख जैसे ब्राह्मी लिखने लिखे गए हैं, तो निश्चित ही हम सभी के लिए उपयोगी है ये। और हम इसके लिए केंद्रीय संस्कृत संस्थान विश्वविद्यालय का के साथ धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा सहयोग करते रहेंगे। हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम के ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, अरमाई 4 लिपियाँ लिखी मार्गदर्शन दे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आदरणीय निदेशक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, आदरणीय सदस्यगण डॉक्टर सिंह और हमारे विश्वविद्यालय से पधारे दयाराम मौर्य जी, डॉक्टर ममता, मंजू जी, डॉक्टर विद्युत व्यास, डॉक्टर खंडारे, विनीत जी, पूनम जी और हमारे प्यारे छात्र छात्राओं,
सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर दिया गया निदेशक महोदय का और गढ़पाल जी का और हमारे छात्र छात्राओं का। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका जो मुख्य तत्व क्या है, मतलब उसका फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ NEP 2020। तो इसका जो फंडामेंटल है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। और ये पहली बार जो इंडियन नॉलेज सिस्टम पे इम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इसको आप मुख्यतः दो भाग में बांट सकते हैं, वैदिक इंडियन नॉलेज सिस्टम, श्रमणिक इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो वैदिक इंडियन नॉलेज सिस्टम में 6 इशूज ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा एंड वेदांत। और जो नॉन वैदिक इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम है जिसको श्रमणिक सिस्टम बोलते हैं, साधु परंपरा बोलते हैं, उसमें लोकायत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये जो सब मिला के ये हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत ही सुदृढ़ करना है। इससे हमारा जो राष्ट्रीय एकता वह भी बढ़ेगी और विश्व में भी हम पुनः विश्वगुरु बनेंगे। अब ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, इंटर्नशिप है, ये भी NEP का ही एक अंग है, एक कंपोनेंट है और ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए विदेश में वेस्टर्न एजुकेशन में एक फ्रेज है, तिथि सेइंग, एक डिक्टम है कि एजुकेशन विदाउट इंटर्नशिप, विदाउट टूर इज इनकम्प्लीट। जो एजुकेशन है बिना टूर के इनकम्प्लीट है। इसलिए आप देखेंगे कि विदेश के बच्चों को ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पेपर होता है कि बाहर जा कर के उस पेपर को आप पहले घूमो, वहाँ देखो और लिखो, फिर आओ। तो बाहर के बच्चे आते हैं, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे और लेह में इंस्टीट्यूट है, वहाँ उनका 15 दिन का यही वर्कशॉप था और मुझे बुलाया गया था वहाँ लेक्चर देने के लिए। तो ये जो इंटर्नशिप है ये क्या है, एक्सपोजर है। आपका जो बाह्य संसार है आपका एकेडमिक वर्ल्ड में है, लेकिन बाहर से आपका क्या एक्सपोजर है। और ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप है। आप गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को बांटेंगे 3 भाग में, मतलब द डिस्कोर्सेज एंड सर्मन्स ऑफ द बुद्ध कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। पहला परियत्ति, प्रतिपत्ति और प्रतिवेदन। परियत्ति क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज है, जो थियोरी है। और प्रतिपत्ति क्या है, वो है प्रायोगिक नॉलेज, मतलब जो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैग्मेटिक नॉलेज। अब प्रतिवेदन क्या है, उसमें जो थॉट करते हैं, थॉट करके जो आपके अंतःकरण में आता है वो प्रतिवेदन है, समथ विपස්සना। तो हम और इसको फिलोसफिकली कहेंगे, जो परियत्ति है वो एपिस्टेमोलॉजिकल है, जो प्रतिपत्ति है वो ऑन्टोलॉजिकल है, और जो प्रतिवेदन है वो एपिस्टेमोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल का अंतःकरण है। तो ये जो कार्यशाला है और ये NEP 2020 के तहत जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, तो ये जो दूसरा पार्ट है गौतम बुद्ध का, जो प्रतिपत्ति है जिसमें कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, उसके अनुरूप है। और इसी के अनुरूप ये हमारा शिक्षण एवं बौद्ध अध्ययन कार्यशाला चलाया गया है और इसका विषय है धम्म लिपि। अब देखिए धम्म लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि को ही धम्म लिपि कहा जाता है। और मुख्यतः अशोक जो बताया इन्होंने, अशोक के जो शिलालेख हैं वो बहुत ही विशाल है, मतलब द कॉर्पस ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी डीप एंड एक्सटेंडेड। तो उसमें क्या है कि अशोक के 14 शिलालेख हैं, 2 सेपरेट शिलालेख हैं, 7 लघु शिलालेख हैं, 2 उनके जो रानियों के द्वारा कहे गए शिलालेख है। ये बहुत बड़ा कॉर्पस है। और अशोक के जो शिलालेख हैं इसका मिलना भी उस समय के भारत
प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कांधार में मिला है, गिरनार में मिला है, मतलब पूरे भारत में, उड़ीसा में मिला है। और इनकी जो लिपियां हैं वो केवल ब्राह्मी नहीं है, उसमें ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, आर्मेनिक है। एक इंस्क्रिप्शन मिला है वहाँ कंधार में, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है, उसमें एक साइड में आर्मेनिक है, एक साइड में ग्रीक है। तो आप देखेंगे, अच्छा बहुत एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अशोक के शिलालेख इतने थे और एक शिलालेख को छोड़ करके सभी शिलालेख में अशोक का नाम नहीं है, तो पता ही नहीं चलता था ये किसका शिलालेख है। ये बहुत बड़ी समस्या थी। और ये इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन तो समझ लिए, इंस्क्रिप्शन होता है शॉर्ट राइटिंग। शॉर्ट राइटिंग इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। जैसे कि इस बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान का इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ कुछ लिखा हुआ है थोड़े में, तो इंस्क्रिप्शन हो गया। तो इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। और जिस तरह से स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिज्मैटिक। तो जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने के लिए अनेक सोर्सेज हैं, जैसे लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स के अलावा एपिग्राफिकल सोर्स है, न्यूमिज्मैटिक सोर्स है, उसका फॉरेन अकाउंट्स है। तो जो हमारा लिटरेरी सोर्स में क्या होता है कि आदमी का, किसी लेखक का जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ जाता है और उसमें होता है कि एग्जैजरेशन हो जाता है, आदमी का अपना विचार आ जाता है। लेकिन इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, कम में लिखना है तो ये ऑथेंटिक लिखा जाता है। पहली बात ये है। तो समस्या आई कि इंस्क्रिप्शन है किनका। जैसे कि आप देखिए, जो आपको सुनाता हूँ, एक रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है। जब एम्परर अशोक 269 में कलिंग वार हुआ, उसके बाद ये बौद्ध धर्म में आना शुरू किए। कलिंग वार के बाद आप जानते हैं कि रॉक एडिक्ट 13, यही शिलालेख आप पढ़ेंगे, आप इसको बोलते हैं रॉक एडिक्ट 13 में शिलालेख 13, उसमें सब वर्णित है कि वो बौद्ध धर्म में कैसे आए। तो उसमें लिखा है कि कलिंग पे अशोक ने अटैक किया और उसमें 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हुए, कितने जानवर मरे। इस सब को देख करके अशोक के मन में बहुत ही दुख हुआ, द्रवित हुए। और तब उसके बाद उसी में लिखा हुआ है कि इन्होंने भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को अपनाया। मतलब अशोक एडॉप्टेड धम्म घोष एंड रिजेक्टेड भेरी घोष। अब धम्म घोष क्या है? इट्स ए मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन। धम्म मतलब उनका जो धम्म था, उनका जो राइचसनेस था, घोष मतलब आवाज, मतलब द साउंड ऑफ धम्म, द साउंड ऑफ राइचसनेस, मतलब धम्म की ओर जाना। अब भेरी घोष क्या था? भेरी मीन्स ट्रम्पेट, घोष मीन्स आवाज, साउंड ऑफ ट्रम्पेट। द साउंड ऑफ ए मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। साउंड ऑफ ट्रम्पेट मीन्स वार। वार जो शुरू होता है तो सबसे पहले ट्रम्पेट बजाया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है उसमें कि अशोक एडॉप्टेड धम्म घोष एंड रिजेक्टेड भेरी घोष। उसके बाद वो बौद्ध धर्म में आए। आने के बाद में जब उनके 20 साल रेगनल ईयर मतलब कि रूल कर, जैसे कह सकते हैं मोदी जी का रेगनल ईयर 9th है ये। तो उसी तरह का जब अशोक का रेगनल ईयर 20 हुआ तो वो बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थान थे वहाँ जाना शुरू किया। तो उसी क्रम में वो गए जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी गए तो वहाँ उन्होंने एक शिलालेख लगा दिया, अभी भी है वो शिलालेख। तो उस शिलालेख का नाम है रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन। ये पिलर इंस्क्रिप्शन है। मैं उसका आपको सुनाता हूँ। ये लैंग्वेज जो है वो पाली है। अब पाली का 3 भाग, एक होता है, देखिए, एंशिएंट पाली, मेडिवल पाली, मॉडर्न पाली। तो जो पाली का पहला रूप है वो है, तो उसमें लिखा है कि देवान पियन पे दसीन लाजीन बसाव सितेन, मतलब अशोक नाम नहीं है, प्रियदर्शी। देवान पियन प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी लाजा, ये पाली में लाजा बोलते हैं। तो वो लाजा यहाँ 20 साल के होने पर ये इस जगह पे आए। यही आप पढ़ेंगे। ये रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द पिलर इंस्क्रिप्शंस कि आपको पढ़ाएंगे इसमें। देवान पियन पे दसीन लाजीन बसाव सितेन
उसके बाद आगे बोलते हैं अतन आगाच महीयते, मतलब आई फील माई सेल्फ ऑनर्ड बाई कमिंग हियर। अतन आगाच, यहाँ आकर मैं अपने को महान महसूस कर। अतन आगाच महीयते हित बुधे जाते, हित बुधे जाते, वहाँ ब हसु ध एकार है, आप पढ़ेंगे हित बुधे जाते, मतलब यहाँ क्योंकि आई फील माई सेल्फ ऑनर्ड बाई कमिंग हियर बिकॉज बुद्ध वॉज बॉर्न हियर। हित बुधे जाते शक्य मुनि थी, शक्य मुनि बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ है, हित यहाँ। फिर आगे लिखते हैं अठभागीय च, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछा भी जाता है सिविल सर्विसेज में। अठभागीय च मतलब यहाँ टैक्स जो है, उनके समय में टैक्स जो था दो तरह था, एक बाली था, एक त्रिभाग था, दो तरह के अशोक के समय में। तो जो बाली था वो 1/6 था, उसको अशोक ने कहा है इस इंस्क्रिप्शन में कि अठभागीय च, क्योंकि बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ तो यहाँ पर टैक्स कम किया जाता है, 1/6 थे 1/8। 1/6 मतलब कितने हुए, करीब 1980%, उसको कम करके 1/8 लाया गया। 1/80 to 100 कीजिए, परसेंट निकल जाएगा, तो यहाँ कम किया गया। तो देखिए ये आपको शिलालेख से पता चला, और इसी पॉइंट पे जो हिस्ट्री लिखी गई टैक्सेशन का ये हुआ कि उनका टैक्सेशन सिस्टम क्या था, और उनको बुद्धिज्म के प्रति स्नेह था कि वहाँ पर टैक्स कम कर दिया। तो ये सभी आप पढ़ेंगे, जो ये धम्मलिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। अच्छा, एक तो कैसे पता चला, कहीं नाम ही नहीं उनका है किसी भी। अब और देखिए, जैसे मैं आपको दूसरा सुनाता हूँ, यह है भाब्रू शिलालेख। अब भाब्रू शिलालेख भी बौद्ध धर्म के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाब्रू शिलालेख में बौद्ध धर्म के 7 सूत्र का उल्लेख है, 7 सूत्र का उल्लेख है। और ये कहते हैं अशोक, भाब्रू शिलालेख जो राजस्थान में जगह है बैराट, आजकल वो नेशनल म्यूजियम कलकत्ता में रखा हुआ है वो शिलालेख, उसमें कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध के 7 सूत्र को आप पढ़ें, हमारे जो जनता है, आम जनता, ये 7 सूत्र को पढ़े, अनागत भयान, राहुल वादो सूत्र, इस तरह से है। तो ये भाब्रू शिलालेख में है, और ये सिद्ध करता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में कितनी आस्था थी। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम हो गया कि हाई किंग का नाम ही नहीं कहीं है अशोक का। तो एक ICS ऑफिसर आए थे, जेम्स प्रिंसेप। देखिए ICS ऑफिसर और जो ब्रिटिशर्स आए कितना काम किया। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम वो आर्मी में थे और इतना काम किया, इनकी पुस्तक देखिए कितना कहाँ कहाँ जाकर खुदाई करे अलेक्जेंडर कनिंघम, देखिए पुस्तक। फिर उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन, जो पहली बार वो जहाँ जहाँ गए भाषाओं के बारे में बुक लिखी और ग्रामर लिखा है। अब देखिए कहाँ कहाँ डोगरी ग्रामर, मैथिली ग्रामर, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो वहाँ एक थे जेम्स प्रिंसेप, तो ICS ऑफिसर थे। तो उनका जो श्रीलंका में हुआ और उनको बौद्ध धर्म के प्रति आने के बाद ये था, क्योंकि पेपर में निकलता था ना तो वो पढ़ते थे। तो ये जो एक पॉइंट आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया कि ये किनका है शिलालेख। तो ये जेम्स प्रिंसेप उसी के बारे में सोचने लगे कि ये किसका है। तो उनका श्रीलंका में हो गया था। तो वो क्या किए कि वो शिलालेख लेकर के अनुराधपुर महाविहार है श्रीलंका में, कि बहुत फेमस है, वहाँ अभी भी यूनिवर्सिटी है। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 4th सेंचुरी में वहाँ यूनिवर्सिटी थी, पाली परिणय। वहाँ आचार्य बुद्ध घोष, धम्मपाल ये सब पढ़ने गए थे 4th सेंचुरी में। तो वहाँ गए, मंक से बात किए, भिक्षुगण से, ये इसका क्या मतलब है, किन का है बताइए, है तो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड, बुद्ध आता था। तो इन्होंने कहा कि ये जो पेयदसी है, देवान पेयदसी, ये अशोक का एपिथेट है, एम्परर अशोक का एपिथेट मतलब उपनाम। ये पेयदसी ये कहा कि अच्छा। तो उसके बाद में उन्होंने वर्ल्ड को बताया, ये है 1837 की बात है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने साबित किया कि ये जो ह्यूज कॉर्पस ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं, कितने इंस्क्रिप्ट, जो अब मैंने बताया 14 मेजर रॉक एड्रेस, 7 पीरियड एड्रेस, 2 सेपरेट एड्रेस, 2 क्वींस एजेक्ट आदि जो हैं, उसको कहा कि ये एम्परर अशोक का है। उसके बाद में एक इंस्क्रिप्शन वाला मास्की में मिला, मास्की कर्नाटक में एक जगह है, उसमें लिखा हुआ है अशोक, उसमें है देवान पियदसीन लाजा अशोक। और वो उसके संबंध में है कि वो
सिंचाई के बारे में वहाँ पे उन्होंने डैम उम बनाया था, उसके वहाँ अशोक। उसके बाद में हाल में एक और मिला है कि आप आंध्र प्रदेश गए हैं तो कृष्णा गोदावरी के बीच में जब ये निगली सागर प्रोजेक्ट चल रहा था तो खुदाई के दौरान मिला, उसमें भी अशोक। तो 2 जगह अब अशोक का मिला है। तो मास्की के बारे में तो बुक में है, आप पढ़ेंगे, और ये निगली सागर के बारे में अब बुक में आएगी, अब आना शुरू हो गया, आर्टिकल में है। तो देखिए इतने बड़े शिलालेख में नाम कहीं नहीं, केवल 2 जगह मिला है। और किसने खोज किया? जेम्स प्रिंसेप ने। तो इस तरह ये कार्यशाला बहुत ही उपयोगी है और आप लोग आए हैं, इसको करें। और ये पहली बार NEP 2020 के तहत ये एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है और हमारे बच्चे कुछ वहाँ भी गए हैं, कोशाम भी गए हैं, अन्य जगह गए हैं और आगे में ये विदेश में भी जाएगा। और एक बहुत अच्छा आपने कहा कि जो गाइड हैं उनको लाना ज़रूरी है कि देखिए बुद्धिस्ट टूरिज़्म, हिंदू टूरिज़्म को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी सरकार है, मोदी सरकार, वो भी टूरिज़्म को बढ़ाना देते हैं क्योंकि टूरिज़्म से हमारा जो एक्सचेकर बहुत बढ़ता है, आमदनी बहुत होती है और वो आमदनी बहुत ही, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है। जैसे कि किसी देश का टूरिज़्म ही सबसे ज़्यादा एक्सचेकर लाता है, रेवेन्यू लाता है। जैसे आप अपने देश में जम्मू कश्मीर में इंटरेस्टिंगली टूरिज़्म इज़ द बिगेस्ट सेक्टर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टूरिज़्म से आता है। और दूसरा आप सुनेंगे हॉर्टिकल्चर, जैसे बागवानी, और तीसरा एग्रीकल्चर। तो टूरिज़्म को बढ़ावा, इसलिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ये ट्रेनें चलाई हैं, ये आपका अयोध्या का भी विकास हो रहा है, हिंदू टूरिज़्म का भी ट्रेन सब चल रही है। तो ये टूरिज़्म को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और टूरिज़्म के डिपार्टमेंट खुल गए हैं। अभी कुछ दिन पहले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में टूरिज़्म पे एक सेमिनार था। तो इस तरह से आपने कहा गाइड को बुलाइए, गाइड को भी साथ लाइए। और ये गौतम बुद्ध के शिक्षा का अनुरूप है कि गौतम बुद्ध ने परियति पटिपत्ति पटिवेदन, तो जो पटिपत्ति है वो प्राइवेट नॉलेज है इसके तहत। और पूरा बुद्धिज्म तो आप एक्सपेरिमेंटेशन पे है। देखिए गौतम बुद्ध की जो बातें हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी को बोला, इसीलिए अपीलिंग है पूरा एक्सपीरियंस। और उन्होंने कहा कि जो हम बोलते हैं, और एक बहुत ही जो हमारी पुस्तक है तत्व संग्रह, उसमें कहा गया है, गौतम बुद्ध ने कहा है, तापाच छेदाच निक्षात स्वर्णमृग पंडित परीक्ष भिक्षु ग्राह्यंग बदवचो न तो गौरवात। मतलब जिस तरह से एक सोनार सोने को तपाता है, तापा छेदात छेद करता है, निक्षात उसको रगड़ता है, मतलब उसी तरह से मेरी बात को आप तपाओ, छेदो, रगड़ो, यदि सही है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। सो देयर इज टोटल फ्रीडम ऑन द पार्ट ऑफ फॉलोअर्स। तो ऐसा नहीं मानो कि गौरव से कि गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया तो मान लो। तापात छेदात निक्षात स्वर्ण पंडित परीक्ष भिक्षु ग्राह्यंग मत बचो न तो गौरवात। तो ये टोटल ये प्रैक्टिकल बात है और इसलिए गौतम बुद्ध को पाली साहित्य में ओहार कहा गया है। ओहार पुरुषो, ओहार मतलब प्रैक्टिकल पर्सन, प्रैग्मेटिक पर्सन, आइडियलिस्टिक नहीं, जो प्रैग्मेटिक है वही। आप पढ़ेंगे पाली तो एकदम जैसी बात घटी है वैसी बात लिखी हुई है, एकदम ऐसे ऐसी बात आपको थोड़ी वो भी लग जाएगी, देखिए ये भी लिख दिया गया है, एकदम एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। और ये बहुत ही अच्छा है कि आप धम्मलिपि ब्राह्मी लिपि सीखेंगे और ये इंटर्नशिप के तहत हुआ है, आपको बहुत लाभ होगा। हमारे छात्र हैं और यहाँ के भी छात्र हैं। और अंत में मैं पुनः मुझे अवसर देने के लिए निदेशक महोदय जी का आभारी हूँ, हमारे गढ़पाल जी हमारे छात्र और आदरणीय सदस्यगण आप लोगों का भी आभारी हूँ। और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि ये कार्यशाला अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो नहीं ये केंद्रीय भारतीय दर्शन में घट दर्शन में विभाजित है, आस्तिक एवं नास्तिक विभिन्न नीतियों के विषय में बताया। रामनंदन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इस कार्यशाला से आप लोगों को लाभ होगा, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ऐसा हम आप लोगों से निवेदन है। अब हम संस्थान के माननीय सदस्य श्री तरुणेश जी से अनुरोध करेंगे कि संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रामानंद सिंह जी को सम्मानित करें।
इधर ग्यारह बजे 7 तारीख से ये कार्यशाला 11 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग उसमें संभाल जी चलो आइए।